नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मनी 9 एक बार फिर से लेकर आया है बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो मनी, जहां आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं आपके सितारे और आपके ग्रह कैसे असर डालते हैं शेयर बाजार में आपके निवेश पर। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या फिर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं निवेश करने के लिए, तो आपकी राशि के हिसाब से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं, ये सब कुछ इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश कुमार जी, जो हमें बताएंगे ग्रह नक्षत्रों का शेयर बाजार पर असर। नरेश जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्ते मीनू जी। थैंक सर, यू। शुरू मनी नाइन करते की हैं। पूरी टीम का जी जी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम शुरू करते हैं कार्यक्रम आज का। मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन करने वाली हूँ, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम इतना डिटेल शो करते हैं तो बहुत से क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, लेकिन इस बार मैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही कर लेना चाहती हूँ। जैसे कि पिछले हफ्ते जी की अगर हम बात करें बाजार की, तो वैसा ही हुआ जैसा कि आपने कहा था। बाजार में बहुत ज़्यादा हमने डिप देखा, बाजार गिरावट के साथ रहा। तो क्या लगता है कि इजरायल और जो ईरान का जो तनाव चल रहा है, क्या उस वजह से ऐसा हो रहा है, और इजरायल ईरान युद्ध आगे चलकर क्या कुछ रूप लेने वाला है? आप हमारे दर्शकों को बताइए। मीनू जी, आपको याद होगा जब हमने जून का पहला शो किया था तो बोला गया था कि बुल्स की जून खराब है। जी तो वो बुल्स की जून इसलिए खराब थी क्योंकि मंगल 7 जून को आ गए थे सिंह राशि में, कर्क राशि वहां पर ऑलरेडी केतु का गोचर हो रहा था। तो यहाँ पर मंगल और सिंह राशि दोनों ही फायरी हैं। केतु साथ में आ गए और उसके बाद ही हमने अहमदाबाद वाली घटना भी देखी। जी और ये जो कॉम्बिनेशन है ये 28 जुलाई तक ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो कंफ्लिक्ट बना है इसको पहले से प्रेडिक्ट किया जा रहा था। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट कर रही थी कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आएगा। इवन पिछले एपिसोड में हमने बोला था कि ईरान वाला क्राइसिस आ जाएगा और ईरान वाला क्राइसिस बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसका सीधा सीधा संबंध, चूंकि जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी तो स्टॉक मार्केट नया नहीं हुआ करता था, लेकिन स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी में हम कारक वस्तुएं जो होती हैं ग्रहों की उसको समझ सकते हैं, राशियों की जो कारक वस्तुएं होती हैं उसको समझ सकते हैं, और उसका उसका इंटरप्रिटेशन एस्ट्रोलॉजिकली अपने आप किया जा सकता है। तो पता लग रहा था, क्लियर पता लग रहा था कि आने वाले दिनों में क्रूड महंगा होने जा रहा है। तो क्रूड महंगा होगा तो अल्टीमेटली उसका असर इकोनॉमी के ऊपर आता ही आता है। जो इकोनॉमी को समझता है, जो एस्ट्रोलॉजी को भी समझता है, वो आसानी से अंडरस्टैंड कर जाएगा। तो आप देखिए, क्रूड $60 वाला क्रूड महीने की शुरुआत में 77 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मीन लगभग 20-25% के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिल चुकी है इसी महीने में। तो जब क्रूड इतना महंगा हो रहा है तो अल्टीमेटली ओएमसी जो है, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनके ऊपर असर आता है, उसका इन्फ्लेशन के ऊपर असर आता है। 28 जुलाई तक मंगल केतु के साथ है। उसके बाद मंगल और केतु अलग हो जाएंगे। मंगल जाएंगे 6 राशि पे, यानी कि कन्या पे। वहां पर सामने शनि गोचर कर रहे हैं, ये सम सप्तक हो जाएगा और शनि 13 जुलाई को वक्री भी हो जाएंगे। वक्री शनि मंगल के ऊपर दृष्टि देंगे तो ये भी अच्छा नहीं होता इस ग्लोबल ग्लोबल कंफ्लिक्ट के लिहाज से। तो कंफ्लिक्ट अभी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद मंगल गोचर करेंगे 13 सितंबर के आसपास तुला राशि में। फिर अगेन मंगल शनि का सिक्सड एक्सिस बन जाएगा। तो मोटे तौर पर यदि हम बात करते हैं तो 27 अक्टूबर तक जो है वो स्थिति सितारों के लिहाज से या ग्लोबल पीस के लिहाज से अच्छी नजर नहीं आती। लेकिन क्या यह 27 अक्टूबर तक ही बाजार डाउन रहेगा? तो जवाब है नहीं। 6 जुलाई को गुरु उदय हो जाएंगे। गुरु बाजार को ड्राइव करते हैं। गुरु बाजार में फाइनेंस के कारक हैं। मनी का फ्लो जो है वो गुरु से आता है। गुरु ही बाजार को संभालते हैं। तो आप मान के चलिए कि जुलाई के पहले हफ्ते के बाद बाजार ठीक होना चाहिए। गुरु जैसे ही उदय होंगे बाजार की चाल थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाएगी। बाजार अपनी चाल चलता रहेगा। हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया हुआ है, उसका भी बाजार के ऊपर कोई बहुत असर नहीं नजर आया। भारत अपने अपने अल्टरनेटिव जो है रास्ते क्रूड के खोज लेगा। जैसे हमने यूक्रेन वाला क्राइसिस पैदा हुआ तो हमने रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया। तो रशिया एक अच्छे इंपोर्टर के रूप में, एक अच्छे सहयोगी के रूप में उभरा। उस समय हमारी जो अपनी कोस्टिंग है क्रूड की, वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। इस कारण हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में हैं। हम बड़े इंपोर्टर हैं तेल के, तो अल्टीमेटली हम अपने रास्ते खुद खोज लेंगे। मुझे लग रहा है कि भारत की सरकार जो है वो इतनी सक्षम है कि वो निकालेगी रास्ते। लेकिन ग्लोबल पीस के लिहाज से चीजें अच्छी नहीं है। अगला हफ्ता यानी कि जून का जो आखिरी हफ्ता, जो हम इसको बाजार के लिहाज से कह सकते हैं, वहां पर हम जून का लो देख सकते हैं बाजार में। या आगे इसको डिटेल में बताएंगे कि जून का जो लो आएगा, अभी लो आया नहीं है, जून का लो अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। जी, तो जून का तो लो अभी आया ही नहीं है। जो ये गिरावट है, आप कह रहे हैं कि ये आगे जाकर
और इससे भी ज़्यादा बाजार नीचे गिर सकता है। तो अगला सेगमेंट जो हमारा है, जिसमें आने वाले हफ्ते में ग्रहों की जो चाल है वो आप बताएंगे, हम उसकी बात करेंगे पहले। लेकिन ये भी है कि आगे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जो साल है इसमें देखा जाए तो बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई 2025 में। हमने देखा कि एक के बाद एक तो बाजार भी गिरावट के साथ जा रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी खराब है। तो ये साल में भी ऐसा क्या सिनेरियो बन रहा है, प्लैनेटरी जो पोजीशन ऐसी क्या है कि इतना खराब जा रहा है, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन पहले मैं बात कर लेती हूँ कि अगले हफ्ते जो ग्रहों की दिशा रहने वाली है, उनकी चाल रहने वाली है, वो कैसी रहने वाली है। मीनू जी देखिए, अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुरु जो है वो नक्षत्र बदल चुके हैं, सूर्य अब नक्षत्र बदलेंगे 22 जून को। गुरु के नक्षत्र में, गुरु यानी कि गुरु जिस नक्षत्र में है आर्द्रा में गोचर कर रहे हैं, सूर्य का भी आर्द्रा में गोचर शुरू हो जाएगा। तो गुरु और सूर्य नक्षत्र संबंध बना लेंगे। गुरु इस समय अस्त चल रहे हैं, गुरु ही बाजार के कारक हैं। अस्त भी एक स्थिति होती है कि जब प्लेनेट विद इन 10 डिग्री आ जाता है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सूर्य के, तो उसकी अपनी पावर कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो प्लेनेट बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, मान लीजिए सूर्य 1 डिग्री पे बैठा है, सर्टेन डिग्री पे, वहीं पर वो प्लेनेट आ जाता है, तो वो डीप कंबस्ट में चला जाता है, उसकी अपनी पावर वहां पर शून्य हो जाती है, जीरो हो जाता है। तो ये स्थिति पैदा होने जा रही है 24 और 25 को। सूर्य 8 डिग्री पे गोचर कर रहे होंगे और वहीं पर गुरु भी 8 डिग्री पर आ जाएंगे मिथुन राशि में, लगभग 8 और 9 के बीच में। 25 की जो जून है वो ऐसी डेट है जब चंद्रमा और सूर्य साथ में होंगे, बिल्कुल अमावस्या आ जाएगी, गुरु और सूर्य भी साथ में होंगे, यानी कि 9 डिग्री पर गुरु और 9 डिग्री पर सूर्य। इससे पहले विद इन 1 डिग्री आ जाएंगे। मान लीजिए सूर्य 9 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं, गुरु 8.5 डिग्री, 8 डिग्री 40 मिनट के आसपास का उनका वो रहेगा, वो विद इन 1 डिग्री लेंगे। लेकिन सेम डिग्री के ऊपर वो जो आ रहे हैं वो 25 को आ रहे हैं। तो 22 को आर्द्रा में आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएंगे। जैसे अब आज हम शूट कर रहे हैं तो ये स्थिति बदल जाएगी सूर्य की। तो सूर्य आर्द्रा में, गुरु आर्द्रा में, अमावस का दिन और डिग्रिकली गुरु का एक ही साथ आना, यानी कि 24, 25 और 26, ये तीनों ही डेटा हम होगी अगले हफ्ते के लिए। बाजार इन डेट्स में एक बड़ा डिप ले सकता है। यहां पर पोजीशन जो है वो बिल्कुल सावधानी के साथ बनाना चाहिए। लॉन्ग जाने वाला बाजार अभी नहीं है, ये क्लियरली नजर आ रहा है, एस्ट्रो साइकिल पे नजर आ रहा है कि लॉन्ग जाने वाला बाजार इस हफ्ते नहीं है। हो सकता है कि बाजार इस हफ्ते जून का लो देखे, यहां पर लो देखने के बाद एक अपसाइड दोबारा स्विंग देखने को मिलेगा, लेकिन वो स्विंग आगे देखने को मिलेगा 6 जुलाई के बाद, जब गुरु उदय हो जाएंगे। जी, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ हमारे दर्शकों के लिए। आपने कहा 24, 25, 26 को जो आगामी दिन है, इन डेट पर हो सकता है बाजार जो है बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ आपको देखने को मिले, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि नरेश जी की तरफ से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है इंटरनेट का इशू है, थोड़ा सा बीच बीच में रुक रहा है उनका वीडियो, तो इसलिए मैं दर्शकों के लिए एक बार रिपीट करना चाहती हूँ इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए अगला जो सेगमेंट है हमारा, उस पर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आप किस सेगमेंट पे, किस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं और किस राशि वाले लोगों को किस सेक्टर में कमाई का मौका देखने को मिलेगा। तो नरेश जी बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल मीनू जी, जो मेष राशि के जातक हैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, पिछली बार ये बहुत लंबा हो गया था। जो मेष राशि के जातक हैं मोटे तौर के ऊपर मेटल्स में निवेश कर सकते हैं, मेटल्स इनके लिए अच्छा रहता है क्योंकि शनि की राशि आ जाती है यहाँ पर 10वें और 11वें भाव में। रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, एफएमसीजी में निवेश कर सकते हैं, मनोरंजन से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर निवेश कर सकते हैं, लग्जरी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां पर निवेश कर सकते हैं। वृषभ राशि की यदि हम बात करते हैं तो वृषभ राशि के जातक जो है वो बैंकिंग में निवेश कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए क्योंकि 12वें भाव में गुरु की राशि आ जाती है, तो वहां पर बैंकिंग इनके लिए अच्छा है। इनके लिए ये जो एनबीएफसी है वो अच्छा है। रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, स्टील के सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। तो ये सेक्टर जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छे हैं निवेश के लिहाज से। अगली राशि मीनू जी आ जाती है मिथुन राशि। मिथुन राशि चूंकि बुध की राशि है, मैनेजमेंट के कारक होते हैं, ये बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं क्योंकि बुध की राशि है तो बुद्धि के साथ काम लेते हैं। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो है वो शिपिंग अच्छा है, पोर्ट अच्छा है, बैंकिंग अच्छा है। ये लोग लिक्विड से संबंधित जितनी भी कंपनीज है वहां पर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं या पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जल तत्व से संबंधित चीजें हैं, वहां पर इनको थोड़ा सा ज्यादा जो है वो फायदा देखने को मिल सकता है। और अगली राशि जो है वो कर्क राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ऐसे जातक इमोशनल होते हैं, इनको इमोशंस के कारण ही थोड़ा सा बाजार में नुकसान हो जाता है। डिसीजन जल्दी ले लेते हैं, चाहे वो सेल का डिसीजन हो या बाय का डिसीजन हो। थोड़ा सा इमोशन पर कंट्रोल करके चलेंगे तो इन्हें बाजार में
ज्यादा फायदा होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए भी पीएसयू अच्छा है, डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाया जा सकता है, आप हेल्थ में पैसा लगा सकते हैं, तांबे में पैसा लगाया जा सकता है, कॉपर जिसको हम बोलते हैं, कॉपर का फ्यूचर जो होता है वहां पर पैसा लगाया जा सकता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये चीजें अच्छी हैं, तो इन सेक्टर्स में यहाँ पर पैसा जो है वो लगा सकते हैं कर्क राशि के जातक। अगली राशि जो है वो सिंह राशि है। सिंह राशि के जातकों के लिए जो है, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, पीएसयू सेक्टर इनके लिए अच्छा है। सिंह राशि के जातक जो है वो इनके लिए 11वें भाव में बुध की राशि आ जाती है, लग्जरी में पैसा लगा सकते हैं, एनबीएफसी में पैसा लगा सकते हैं, सौंदर्य जो है वहां पर लगाया जा सकता है, मनोरंजन की कंपनीज है वहां पर पैसा लगा सकते हैं, एंड एफएमसीजी सेक्टर इनके लिए काफी अच्छा है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातक, चूंकि ये कन्या राशि बुध की राशि है, ये भी बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, पूरा कैलकुलेशन के बाद ही अपना मूव जो है वो लेते हैं। यहाँ पर दशम भाव में आ जाती है गुरु की राशि। तो गुरु के जो जितने भी सेक्टर हैं, या पानी से संबंधित जितने भी सेक्टर हैं, या बैंकिंग से संबंधित जितने भी सेक्टर हैं, एफएमसीजी के सेक्टर हैं, वहां पर ये लोग पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पर इनको कन्या राशि के जातकों को काफी फायदा जो है वो देखने को मिल सकता है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातक जो है, क्योंकि ये बैलेंस राशि है, काफी सोच समझकर काम करते हैं, बहुत तरीके के साथ ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। यहाँ पर कर्क राशि आती है 10वें भाव में, और मंगल की राशि आती है दूसरे भाव में। तो मेटल्स में पैसा लगाया जा सकता है, डिफेंस में पैसा लगाया जा सकता है, शिपिंग में पैसा लगाया जा सकता है, पोर्ट्स में पैसा लगाया जा सकता है, जितने भी लिक्विड से संबंधित स्टॉक्स है वहां पर पैसा लगाया जा सकता है, बेवरेजेस है, शिपिंग है, यहाँ पर इनको काफी फायदा जो है वो हो सकता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। ये मंगल की राशि है। यहाँ पर धन भाव में धनु राशि आ जाती है, और आपके 11वें भाव में बुध की राशि आ जाती है। तो बैंकिंग है इनके लिए। धनु राशि चूंकि ऐसा साइन है जहां पर हम डिफेंस की बात करते हैं, पीएसयू की बात करते हैं, रक्षा जो है उसकी बात करते हैं, बैंकिंग है, फार्मा है, चिकित्सा से संबंधित जितने भी सेक्टर हैं, मेडिसिन या हॉस्पिटल से के जो शेयर हैं वहां पर जो है वो पैसा ये जातक लगा सकते हैं। इन सेक्टर्स में इनका निवेश जो है वो काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अगली राशि है, यदि हम बात करते हैं तो धनु राशि है। ये धनु राशि का तो सिंबल ही आपने देखा होगा, एरो पकड़ रखा है, ये डिफेंस का ही जो है वो बेसिकली सिंबल है। यहाँ पर दूसरे भाव में शनि की राशि आ जाती है, तो रियल्टी इनके लिए अच्छा रहेगा, एफएमसीजी अच्छा रहेगा इनके लिए, जितने भी सौंदर्य से संबंधित हैं, बैंकिंग है, धातु है, रियल एस्टेट है, सोना है, यहाँ पर इन सेक्टर्स में धनु राशि के जातक पैसा लगा सकते हैं। अगली राशि मकर राशि है। ये शनि की राशि है। इसके केंद्र में चूंकि तुला राशि आ जाती है, और 11वें भाव में जो है वो मंगल की राशि आ जाती है, तो डिफेंस इनके लिए भी अच्छा है, रियल्टी इनके लिए भी अच्छा है, तांबे में पैसा लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। ऐसे जातक जो कि चूंकि शनि राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि से संबंधित सेक्टर्स में पैसा लग सकता है, इनको उससे काफी फायदा होता है। अगली राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो है वो गुरु की राशि आती है धन भाव में, और गुरु की राशि आती है अय भाव में। तो बैंकिंग इनके लिए अच्छा है, यहाँ पर डिफेंस इनके लिए अच्छा है, मेटल्स इनके लिए काफी अच्छा काम कर जाते हैं। ये ऐसे जातकों को रक्षा में, बैंकिंग में, सोने में पैसा ये लोग लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सेक्टर इनके लिए काफी अच्छे हैं। आखिरी राशि है मीनू जी, मीन राशि। मीन राशि चूंकि गुरु की राशि है, इसके दूसरे भाव में मंगल की राशि आ जाती है जो धन भाव होता है। तो अगेन डिफेंस इनके लिए अच्छा है, इनके लिए बैंकिंग अच्छा है, सोने में पैसा लगाया जा सकता है, तांबे में पैसा लगाया जा सकता है। ये लोग फार्मा में पैसा लगा सकते हैं, फार्मा और जितने भी मेडिकल से संबंधित चीजें होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर ये लोग पैसा लगा सकते हैं। ये राशियों का हाल है मीनू जी। इन सेक्टर्स में इनको पैसे लगाने चाहिए, यहाँ पर फायदा ज्यादा हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि राशि के हिसाब से किस सेक्टर में वो पैसा लगा सकते हैं, कौन सा सेक्टर उनके लिए उपयुक्त है। तो आने वाले हफ्ते में बाजार किस करवट रहेगा, बाजार की चाल क्या रहने वाली है, वो भी हम जानेंगे नरेश जी से। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपसे बताया कि अभी फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, जिस तरह से 2025 में हम देख रहे हैं कि युद्ध हो रहे हैं, युद्ध की बात करें तो अभी इस वक्त दुनिया में फिलहाल 5 युद्ध हो रहे हैं। आप बात करें रशिया यूक्रेन युद्ध की, इजराइल हमास युद्ध की, सीरियाई गृह युद्ध जो चल रहा है, यमन में संघर्ष है, सूडान में संघर्ष है। तो पंडित जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सिनेरियो है, ये कब तक ठीक होगा या फिर ऐसे ही चलेगा? क्या कुछ आगे जाकर हम इसमें चेंजेस देख सकते हैं, शांति कुछ हो सकती है? एक बात आप मिस कर गई, गुरुवार के दिन ही साउथ कोरिया ने बोला कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स जो है वो टेस्ट की है, वो भी वहां पर अपने हाथ आजमा रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बड़ा हुआ, जैसा पहले मैंने बताया कि शनि
की स्थिति के कारण ये चीजें होती हैं। आप हिस्ट्री में चले जाइए, 1907 से लेकर 1914 चले जाइए, 1937 से लेकर 1944 चले जाइए, 1966 से लेकर 1973 चले जाइए, या फिर 1996 से लेकर 2003 चले जाइए। ये 115 साल का साइकिल है शनि का। शनि जब जब मीन में आते हैं, मेष में आते हैं, वृषभ में आते हैं, दुनिया भर में जंग होती है। पहला वर्ल्ड वॉर इसी कारण हुआ था। शनि की पोजीशन यही थी। शनि मीन में आए थे, वृषभ मेष में आए थे, वृषभ में आए थे। जंग वर्ल्ड वॉर की स्थितियां पैदा हो गई थी। जैसे ही शनि ने आगे मूव किया था तो 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। सेम यही सिनेरियो पैदा हुआ था 1937 से लेकर 44 में। अगेन शनि की पोजीशन वृषभ में थी, मीन में थी, मेष में थी, वृषभ में थी। फिर अगेन हम 1966 में आते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का जंग हुआ था। 1971 में बांग्लादेश बना था। उस घटना ने मीनू जी एशिया का पॉलिटिकल नक्शा बदल दिया था। गृह युद्ध हुआ था बांग्लादेश में, उसमें भारत की एक तरफा जीत हुई थी। जो सरेंडर की बात कर रहे हैं ट्रंप, उस समय बिल्कुल सरेंडर हुआ था। 90,000 उनके सैनिक जो है वो पाकिस्तान के बंधक बना लिए गए थे। तो वो एक बड़ी घटना थी। उसके बाद यदि हम 1996 में आते हैं, तो 1996 के बाद जो प्लेनेटरी पोजीशन बनी, शनि अगेन मीन में आए, मेष में आए, वृषभ में आए। 1999 में हमने कारगिल देखा। उसके बाद सन 2001 में हमने ट्विन टावर्स अटैक देखा। अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री हुई। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की सेनाएं जो है वो लगातार 4 महीने तक आमने सामने रही। वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, मुझे याद है। 5 लाख सैनिक हमारे उस पे थे, बॉर्डर पे थे लगातार। और पाकिस्तान की तरफ से भी यही स्थिति। हालांकि युद्ध टल गया उस समय, लेकिन स्थिति इतनी खतरनाक थी। ये सारा जो हुआ, ये हुआ शनि के मीन, मेष और वृषभ राशियों में रहने के दौरान। तो शनि ने अभी इसी साल 29 मार्च को राशि बदली है, और 29 मार्च को वो मीन राशि में आ गए हैं। आप मान के चलिए अगले 7 साल दुनिया में यही जो है वो चलने वाला है। और ये एक कॉन्फ्लिक्ट अभी कम नहीं होगा। ये किसी ना किसी कंट्रीज में आने वाले हम दिनों में हम देख सकते हैं कि हो सकता है चाइना ताइवान हो जाए। ये तो भी फ्रंट अभी खुला नहीं है वो वाला। हो सकता है कि चाइना ताइवान भी हो जाए। जैसे रशिया की तरफ से बोला जा रहा है कि ईरान को नुकसान नहीं होना चाहिए, हो सकता है कल को रशिया भी इन्वॉल्व होता हुआ वहां पर नजर आए, चाइना भी वहां पर इन्वॉल्व होता हुआ नजर आए। तो यदि ये चीजें बढ़ती हैं, ये एस्केलेट होता है, तो अल्टीमेटली आप मान के चलिए एजेंसीज भी, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वो क्रूड की कीमत $150 बता रही हैं। ये स्थिति वैसी ही है बिल्कुल मीनू जी जैसे 2014 से पहले हुआ करती थी क्रूड की वो स्थिति। हालांकि ओपेक कंट्रीज का जो प्रोडक्शन है या कुछ स्ट्रेटेजिक मूव थे जिससे क्रूड नीचे आया, ग्लोबल डिमांड कम हुई कोरोना के कारण, उस समय क्रूड नीचे आया। लेकिन आज की डेट में जो स्थिति पैदा हो रही है, मान के चलिए शनि अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शनि क्रूड के कारक हैं, मान के चलिए क्रूड हमें हायर साइड पे जाता हुआ नजर आएगा। उसी के कारण बाजार में चीजें जो है वो गड़बड़ होंगी। पॉवेल ने कल जब फेड की मीटिंग हुई है, पॉवेल ने साफ बोला है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की जो स्थिति है वो इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनको अंदर के हालात पता है ना, अमेरिका का डेट बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आज ये वीकली शो है, मान के चलिए हम 2008 दोबारा देखने वाले हैं। ये 2025 में आपने कुछ नहीं देखा, 2026 देखिएगा, यहाँ से 2008 जैसा फॉल आपको देखने को मिलेगा जी। तो यानी कि मान के चलिए अभी ये बहुत लंबा चलने वाला है और अभी इसमें बहुत ज़्यादा हमको सुधार देखने को नहीं मिलेगा। तो बाजार भी जाहिर सी बात है कि नीचे ही जाएगा। और अगला सवाल मेरा क्रूड को लेकर था, जिसका जवाब आपने दे ही दिया कि आगे जाके महंगा होने वाला है। तो बहरहाल हम बाजार पर वापस लौटते हैं। बात करती हूँ मैं अगले हफ्ते के बाजार की। तो अगले हफ्ते बाजार किस दिशा में आगे बढ़ेगा? अगर हम 22 जून से 27 की बात करें तो आपकी क्या सलाह रहेगी निवेशकों के लिए? देखिए, ये डिस्क्लेमर के साथ है क्योंकि मैं बीएससी का सर्टिफाइड वो नहीं हूं, लेकिन प्लानिटरी पोजीशन जो बता रही है कि बाजार में प्लस पोजीशन लेकर नहीं बैठना चाहिए। जो लोग बुलिश होते हैं, क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में और महीने की शुरुआत में हमने कहा कि बुल्स की जून खराब है, तो बुल्स वाली स्थिति नहीं है यहाँ पर बनती। हालांकि बहुत कंफ्लिक्ट चल रहा है। में हमने देखा कि बहुत नैरो जोन में था मार्केट, 700 से लेकर 24,700 से लेकर 24,900 के ऊपर ही ट्रेड, बीच बीच में ही ट्रेड करता रहा। बीच में इसने 900 तोड़ने की कोशिश की, बीच में इसने 700 तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर ही जो है वो बड़ा रहा बाजार। गुरुवार तक तो वहीं पर ही था। लेकिन यदि हम स्थिति देखते हैं अगले वीक की, तो हो सकता है कि नीचे 700 वो टूटता हुआ नजर आए। यदि वो 700 टूटता है तो 450 नीचे टेक्निकल लेवल बनता है। बाजार अगले हफ्ते जून का लो लगाएगा। 22 जून को पोर्ट, शिपिंग और डिफेंस सेक्टर की पीएसयू कंपनीज में थोड़ा सा फोकस बन सकता है। जो प्लानिटरी पोजीशन है, सूर्य आर्द्रा में आएंगे, गुरु के साथ नक्षत्र संबंध बनाएंगे। चंद्रमा की स्थिति कुछ इस समय ऐसी है कि वहां पर इन सेक्टर्स में फोकस बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। यदि हम 23 जून की बात करते हैं, तो 23 जून को
सॉरी 22 जून को तो सूर्य आर्द्रा में आएंगे, 23 जून को इसका असर जो है वो बाजार में आएगा, नजर आएगा। ये जो सेक्टर मैंने बोले हैं 22 जून आज है जब हम बात कर रहे हैं, बुध जो है वो राशि बदल चुके हैं, नक्षत्र बदल चुके हैं, राशि भी बदल चुके हैं। और बुध का इस राशि में आना, कर्क राशि में आना, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि है, पोर्ट शिपिंग और डिफेंस सेक्टर की पीएसयू कंपनियों के शेयरों में 23 जून को तेजी इसमें नजर आ सकती है, क्योंकि 23 को बाजार खुलेगा, 22 को जो है वो आज हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 23 जून को बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। पोजीशन देखकर ही जो है वो पैसा मार्केट का मुंह देखकर ही पोजीशन बनानी चाहिए। यहाँ पर जो है वो एक तरफा पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, नेट पोजीशन मत बनाइए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। 24 को पहले ही बता दिया है यहाँ पर कि 24 को जो स्थिति बन रही है, गुरु और सूर्य एक ही डिग्री पर आ जाएंगे। 25 को अमावस्या है, तो बाजार मोटे तौर पर नेगेटिव साइड पे मुझे ज्यादा नजर आता है, पॉजिटिव साइड कम नजर आती है। उसका एक रीजन ये भी है कि गुरु जो है ना प्रोटेक्ट करने वाला ग्रह होता है मीनू जी। यदि गुरु वीक हो गया ना, तो जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है उससे इस हफ्ते में ज्यादा थोड़ा सा क्राइसिस बढ़ जाएगा। तो वहां पर क्राइसिस बढ़ेगा, क्रूड बढ़ेगा, क्रूड बढ़ने से बाजार के ऊपर असर नजर आएगा। हमने पहले भी देखा कि क्रूड जैसे जैसे बढ़ने की खबरें आ रही थी, वैसे वैसे बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी। बाजार लोअर लो बना रहा था, कई बार बाजार हायर हाई बनाता है, लेकिन बाजार लोअर लो बना रहा था। तो वहां पर चीजें थोड़ी सी देखने वाली है कि अगला हफ्ता हो सकता है कि वो स्लाइड थोड़ा सा ज्यादा कर जाए। हालांकि रिकवरी करेगा बाजार जुलाई में, लेकिन जून अच्छा नहीं है, बुल्स की जून अच्छी नहीं है जी। तो बाजार अभी तो फिलहाल गिरावट में है, लेकिन दर्शकों के लिए यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सतर्क रहे, थोड़ा सा धैर्य से काम ले, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि बाजार जुलाई में कहना है कि हाई जा सकता है, उसमें सुधार आ सकता है। जून में फिलहाल लो है, तो आप किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना दिखाए कोई भी कदम उठाने में। हमारे पास व्यूअर्स के भी सवाल है, लेकिन उसके पहले एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बाजार में गिरावट की बात की, तो फार्मा, एफएमसीजी जो स्टॉक्स हैं ये फिलहाल काफ़ी टूट रहे हैं, जबकि देखा जाए तो स्टॉक्स मोस्टली मार्केट की गिरावट पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये स्टॉक क्यों टूट रहे हैं, इनमें क्या हो गया? देखिए, यदि हम एफएमसीजी की बात करते हैं तो मोटे तौर पर ये जो कंपनीज हैं ये वीनस और सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। वीनस की पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और यदि हम फार्मा की बात करते हैं तो फार्मा हम चंद्रमा से देखते हैं, बुध की स्थिति बदली है। बुध जब कर्क राशि में गए हैं, चंद्रमा की राशि है, वहां पर चीजें अब फार्मा में थोड़ी सी चीजें ठीक होनी चाहिए। फार्मा यहाँ से रिकवरी करता हुआ नजर आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन हाँ पोजीशन सुधरेगी, यहाँ पर स्टेबिलिटी आनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ी सी चीजें आगे आगे बढ़ेंगी। और जुलाई में यहाँ पर बहुत सारी, क्योंकि ग्रह जब राशि बदलता है तो उसके एक पहले ही दिन असर नहीं नजर आ जाता, एक दो दिन डिग्री चलता है, उसके बाद असर नजर आता है। तो यहाँ पर इस हफ्ते में हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ चीजें बदलेंगी, एफएमसीजी सेक्टर में भी और फार्मा सेक्टर में भी। लेकिन इंडेक्स चूंकि लो नजर आ रहा है बाजार में, अगला हफ्ता अच्छा नहीं है, तो कोई भी पोजीशन किसी भी सेक्टर में लेनी है तो मेरी निवेशकों के सलाह है कि पैसा कैश मेंटेन रखिए हाथ में। आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, अच्छे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। जी, तो एग्जिट से बेटर है आपको बाइंग अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी, नरेश जी बता रहे हैं। तो बेहतर है कि आपको मौका मिल रहा है गिरावट के साथ बाय करने का, तो आप वो मौका लपक लीजिए। आगे बढ़ती हूँ मैं, व्यूअर्स के सवाल पर भी जाएंगे। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी कि अभी फिलहाल जैसे मार्केट है, मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो खराब चल रहा है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो भी नीचे जा रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो ऊपर जा रही है, वो है सोना और चांदी। तो क्या लगता है, एक मैं कोई आपसे सलाह और आंसर चाहूँगी कि क्या लगता है आगे भी सोना हाई जाएगा, चांदी हाई जाएगा, या इस पर ब्रेक लगेगा? पिछले हफ्ते के एपिसोड में मीनू जी हमने बताया था कि चांदी में मूव आने वाले हैं और अच्छे मूव आएंगे। उसका रीजन ये था कि जो शुक्र की पोजीशन है ना, शुक्र बहुत लंबी अवधि तक जो है वो मीन राशि में फंसे रहे थे। ये राहु केतु एक्सिस में थे, ये सूर्य के साथ थे, ये अस्त हुए, ये उदय हुए, ये वक्री हुए, मार्गी हुए, ये बहुत खराब पोजीशन में थे। और हमने देखा कि पिछले 3-4 महीने में चांदी का जो मूव था वो बिल्कुल रेन बाउंड हो गया था, चांदी मूव नहीं कर रही थी। जैसे ही 29 मई को शुक्र वहां से निकले, मेष राशि में आए, चांदी ने मूव करना शुरू कर दिया। शुक्र चांदी के कारक होते हैं मीनू जी। शुक्र की पोजीशन का सुधरना चांदी में अच्छे मूव का संकेत दे रहा है। और हमने देखा कि 1 जून को ही चांदी ने मूव करना शुरू कर दिया। और जब आज हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं तो लोअर लेवल से चांदी 12-13% के ऊपर का मूव दे चुकी है, तो $37 के ऊपर इसने दिखा दिया था। अब सवाल यह है कि क्या फ्यूचर में ऐसा है? तो बिल्कुल ऐसा है। इसी महीने 29 जून को जो है वो चंद्रमा शुक्र जो है वो अपनी राशि में रहेंगे, शुक्र मजबूत हो जाएंगे। हालांकि ये शनि की दृष्टि में रहेंगे, लेकिन इस चूंकि अपनी राशि में है, उस चीज के वो कारक हैं, तो निश्चित तौर पर चांदी से यहाँ पर ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे।
शुक्र यहाँ पर 15 सितंबर तक मजबूत स्थिति में रहेंगे। जब वृषभ में रहेंगे फिर मिथुन में जाएंगे तो गुरु के साथ युति कर लेंगे। गुरु फाइनेंस के कारक होते हैं, गुरु तब तक उदय अवस्था में आ जाएंगे। तो जो मिथुन राशि है वो बुध की राशि है, ट्रेड के कारक है। कोई भी ग्रह वहां पर जाता है तो उससे संबंधित कारक तत्व जो होते हैं उन सेक्टर्स में तेजी आ जाती है। तो शुक्र चूंकि चांदी के कारक है, बुध की राशि में जाकर गुरु के साथ संबंध बनाएंगे, वहां पर हमें चांदी में तेजी देखने को मिल सकती है जी। और तो ये हिस्टोरिकल डाटा भी कहता है। क्या रहेगा, सोना बताइए कि सोना आगे बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते देखा जाए तो सोना थोड़ा लो था, लेकिन लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो उसमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सोना देखिए दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा था मीनू जी। एक तो फेड की मीटिंग का बाजार को इंतजार था कि फेड हो सकता है कि बाजार में दरें घटाएं, उसका असर जो है वो सोने पर नजर आ सकता था, क्योंकि उससे बॉन्ड यील्ड कम होती, यदि फेड इंटरेस्ट रेट घटा देता तो फंड थोड़े से सोने में मूव हो जाते। दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ये था कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है मिडिल ईस्ट में यदि डिस्टर्ब होता तो वहां पर सोना जो है वो सेफ हेवन के तौर पर देखा जा रहा था। तो आज की डेट में ये मान के चलिए मंगल सिंह राशि में है, सिंह राशि से सोने का विचार किया जाता है। केतु की वहां पर युति बनी हुई है, 28 जुलाई तक ये युति है। पाप ग्रहों की युति हमेशा तेजी लेकर आती है। तो मंगल ने अभी 7 जून को जो है वो मूव किया है, उसके बाद हमने बहुत बड़ा मूव ज्यादा नहीं देखा। $3400 के पार जाता है सोना, फिर नीचे आ जाता है। $3509 का अपना ऑल टाइम हाई जो है वो टच नहीं कर पाया। और इसी अवधि में 28 जुलाई तक की अवधि में सोना वो रेंज तोड़ेगा। यदि वो रेंज तोड़ जाता है 3509 वाली टेक्निकल जो रेंज है, तो आप मान के चलिए जो गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है कि $4000 लगाएगा सोना, एस्ट्रो साइकिल यही बता रहा है कि कम से कम यहां से 10% का मूव जरूर नजर आएगा सोने में। सोना $3800-3900 मान के चलिए यहां से, और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो निश्चित तौर पर निवेशकों को काफी फायदा होगा। जो निवेशक सोने में है वहां पर बने रहना चाहिए। यदि यहाँ पर निचले लेवल पर $3250 के आसपास का जो रेंज है वहां पर एंट्री मिलती है तो वहां पर एंट्री जरूर बनानी चाहिए। जी, तो मतलब सोने में भी बने रहने की आप सलाह दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, हम अपने व्यूअर्स का सवाल ले लेते हैं। एक व्यूअर है हमारे दीपक शर्मा जी, वो बता रहे हैं, उनका सवाल है कि जियो ब्लैक रॉक की SIP आएगी तो क्या पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, क्या कहना चाहेंगे सर इनको? मीनू जी वैसे तो ये सवाल एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, लेकिन चूंकि कंपनी का नाम मेरे सामने आया तो मैंने कंपनी की इनकॉर्पोरेट डेट की कुंडली निकाली। ये कुंडली जो है वो 26 मई को इनकॉर्पोरेशन डेट हुई थी उनकी, और जो कुंडली निकलती है उस कुंडली के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो कंपनी की सेहत अच्छी नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इनका चंद्रमा जो है वो मेष राशि का है, चंद्रमा के केंद्र में मंगल आ गए हैं। यदि हम चंद्र कुंडली निकालते हैं उस डेट की 26 मई 2025 की सुबह 10 बजे मुंबई का हमने इनकॉर्पोरेट डेट निकाला है, तो वहां पर चीजें जो है वो पिक्चर रोजी नजर आती है। शुक्र शनि के साथ है, शुक्र उच्च की स्थिति में है और शुक्र के ऊपर कोई बहुत ज्यादा पाप प्रभाव नहीं है। शुक्र गुरु के केंद्र में भी है, तो ये गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक होते हैं। लिहाजा कंपनी ये अच्छा करना चाहिए, अच्छी करेगी। तो कंपनी यदि अच्छी करेगी तो निश्चित तौर पर इसमें पैसा लगाने वाले निवेशकों को भी फायदा होगा। उम्मीद है कि यहां से इस सवाल का जवाब मिलेगा। इंडिविजुअल कुंडली दीपक जी ने भेजा है सवाल, तो दीपक जी की इंडिविजुअल कुंडली देखनी पड़ेगी, सारा कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कंपनी की कुंडली निकाल लेते हैं या कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट की कुंडली निकाल लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा बेटर समझ में आ जाती हैं। जी, फिलहाल तो आप मतलब कंपनी के लिए पॉजिटिव ही बता रहे हैं कि हो सकता है कंपनी आगे जाके फायदे में ही रहेगी, और फिलहाल उसके जो सिनेरियोज हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। एक और हमारे पास आज सवाल है इस एपिसोड में, एक और हमारे व्यूअर हैं राकेश मोहन माथुर जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने भेजी है 26/10/1949। इनका पूछना है कि किस सेक्टर में वो निवेश करेंगे तो उन्हें मुनाफा हो सकता है। लखनऊ से हैं ये। 26/10/1949 की कुंडली है, तो ये कुंडली निकलती है धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए चूंकि उसका सिंबल होता है ना वो एरो वाला, तो वो तो डिफेंस में पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली खूब बनेगा। यदि ये पैसा लगाएंगे बैंकिंग में तो पैसा खूब बनना चाहिए। फाइनेंस में पैसा लगाएंगे, NBFCs में पैसा लगाएंगे तो पैसा खूब बनना चाहिए। बैंकिंग, इसके अलावा टेक्निकल IT सेक्टर में पैसा लगाएंगे तो IT सेक्टर में भी इनको खूब पैसा जो है वो बन सकता है। ये सेक्टर जो है वो इनके लिए अच्छे हैं। यहाँ पर निवेश करेंगे तो डेफिनेटली एज कंपेयर टू अदर सेक्टर इन्हें ज्यादा मुनाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। जी, शुक्रिया सर, आपने हमको इतना टाइम दिया, इतनी डिटेल में आपने हमको जानकारी हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार से जुड़ी और राशि से संबंधित निवेश की सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद मीनू जी। मीनू जी, मनी9 की टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जी जी, आपका भी शुक्रिया। आप हर सप्ताह हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें इतनी डिटेल एनालिसिस करके बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।
चलिए बढ़ते हैं आगे और अब समाप्ति का समय हो गया है। राशि और बाजार का कनेक्शन आपने देख लिया, कैसे होता है, राशि और ग्रह कैसे डालते हैं बाजार में निवेश पर असर, ये सब कुछ हमने आज के एपिसोड में जाना। सोना चांदी से लेकर जियो पॉलिटिकल सिनेरियो सब कुछ हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपके पास निवेश को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ सकते हैं। हम एस्ट्रो मनी के जो अगले एपिसोड में हमें मौका मिलेगा तो हम आपके सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। एस्ट्रो मनी में बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।